नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैव उत्सव का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को फ्रेंड्स बीआरएस भी लिखा जाता है, तो गोइंग फॉरवर्ड हम इसे बीआरएस से ही रेफ़र किया करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें बैंक रिकन्सिलेशन की ज़रूरत क्यों है या बीआरएस की ज़रूरत क्यों है, कैश बुक में और पासबुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। कैश बुक हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, हमने 4-5 लेक्चर में सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम सारी तरीके की कैश बुक सीखी है। थोड़ा सा यहाँ पर और देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि पासबुक क्या मिरर इमेज होती है कैश बुक की, इस बात का जवाब ढूंढेंगे। और उसके बाद में क्या वजह हैं ये भी देखेंगे, क्या कारण है कि जो बैंक की जो स्टेटमेंट होती है या पासबुक जिसे कहते हैं उसमें और जो कैश बुक होते हैं उसके बैलेंस में डिफरेंस किस वजह से आता है, ये भी हम जानने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करेंगे फ्रेंड्स। नया चैप्टर है, थोड़ा सा बैकग्राउंड की अपने को ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा, है ना। तो धीरे धीरे समझते हुए चलिएगा, एकदम अचानक से सब कुछ नहीं समझ में आएगा, थोड़ा समय दीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं एश्योर करता हूँ आपको कि चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ यहाँ पर। तो बीआरएस, थोड़ी सी बात करें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बीआरएस की। तो बीआरएस इज अ स्टेटमेंट व्हिच कंटेन्स द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। मतलब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कि हमें समझाता है कि हमारी कैश बुक में और पासबुक में जो बैलेंस दिख रहा है उसमें डिफरेंस क्यों है। कैश बुक में हमें बैलेंस दिख रहा है 5,000 रुपये, पासबुक में हमें बैलेंस दिख रहा है 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपये, जबकि दोनों सेम होना चाहिए। जबकि होना क्या चाहिए? दोनों सेम होना चाहिए। तो ये डिफरेंस क्यों है, उसी बात को फाइंड आउट करने के लिए हमें बीआरएस प्रिपेयर करना पड़ता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है, इट हेल्प्स, है ना, इट हेल्प टू डिटेक्ट एनी मिस्टेक इन कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक में या पासबुक में अगर कोई मिस्टेक है तो उसको डिटेक्ट करने में, किसी मिस्टेक को डिटेक्ट करने में भी हमारी मदद करेगा। कौन? बीआरएस। अभी हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इस पूरे लेक्चर में कहीं ना कहीं हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ही कवर करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए पार्ट 2 में बात करी जाएगी। ओके, अब तो बीआरएस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं ये बात श्योर कर सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो अभी 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे और चीज़ें क्लियर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं समझाता हूँ आपको आगे का। ठीक है, तो बीआरएस क्या होता है? कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस का आना ही बैंक रिकन्सिलेशन को जन्म देता है। क्यों हमें बीआरएस करना होता है उसका देखिए कारण यहाँ पर समझाया गया है। द ट्रेडर इमीडिएटली रिकॉर्ड्स द डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स इन द कैश बुक। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कोई चीज़ डिपॉजिट होगी, कोई चीज़ विड्रॉल्स होगी, पैसे का डिपॉजिट या विड्रॉल्स होगा, हम तुरंत ही अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री कर लेते हैं। तुरंत ही हम कैश बुक में उसकी एंट्री कर लेते हैं। ये कैश बुक है, इधर डेबिट साइड होता है, इधर क्रेडिट साइड होता है। सिमिलरली मान लो ये पासबुक है तो सेम वही, इधर डेबिट साइड होता है, इधर क्रेडिट साइड होता है। मायने बदल जाते हैं लेकिन अकाउंट ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, इधर हमेशा डेबिट, उधर हमेशा क्रेडिट, अब तक जितना भी पढ़ा है। तो होगा क्या, जैसे मान लो हमने किसी को 5,000 रुपये का चेक दिया, 5,000 रुपये पे किए मैंने, मान लो चेक के थ्रू मैंने 5,000 रुपये पे किए, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही चेक काटूंगा तुरंत ही जाकर के अपनी कैश बुक में लिख दूंगा कि भाई मोहन को, राम को, श्याम को हमने 5,000 रुपये का चेक दिया। तो क्या होगा, अब चूंकि पैसा हम पे कर रहे हैं बैंक से पे होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो 5,000 रुपये पे किया है तो क्रेडिट साइड में जाकर के एक 5,000 रुपये की हम एंट्री बना लेंगे, भाई हमने मोहन को 5,000 रुपये पे कर दिए। ठीक है, तो अगर तुम ये 5,000 रुपये की एंट्री बना लोगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, देखो डेबिट साइड हमेशा यहाँ पर प्लस होता है, क्रेडिट साइड यहाँ पर माइनस होता है। ये सब क्या चल गया सर, प्लस होता है माइनस होता है, क्या है? थोड़ा धैर्य रखो, धीरे धीरे समझाता हूँ, अभी बस ऐसे थोड़ा सा समझो बस। ठीक है, तो 5,000 रुपये हमने वहाँ पर एंट्री कर दी, इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 रुपये की पेमेंट मेरे खाते से निकल गई, 5,000 रुपये चले गए। क्या हुआ, 5,000 रुपये चले गए, 5,000 रुपये घट गए। जबकि पासबुक में ये सिचुएशन नहीं होगी, पासबुक में 5,000 की एंट्री नहीं बनेगी। देखो ध्यान रखो, जो कैश बुक में क्रेडिट होगा वो पासबुक में
डेबिट होगा, जो कैश बुक में डेबिट होगा वो पासबुक में क्रेडिट होता है। फंडा ऐसे ही चलता है, हम समझाएंगे भी, एग्जाम्पल भी देंगे, अभी ऐसे समझते हुए चलो केवल, ठीक है। तो जो 5,000 रुपये की एंट्री वहाँ पर क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ डेबिट साइड में 5,000 रुपये की एंट्री होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है यहाँ पर एंट्री। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई देखो, हमने चेक काट करके दे दिया बंदे को, हो सकता है हमने उसे 1 अगस्त को चेक दिया है, मे बी कि वो बंदा जो है जाकर के अपने खाते में 15 अगस्त को डाले, 15 अगस्त में वो ले जाकर के चेक जमा करता है। 3 महीने की वैलिडिटी होती है हमारे चेक की, तो कभी भी जमा कर सकता है। तो उसने 1 अगस्त को चेक पा लिया और 15 अगस्त को जाकर के जमा किया। तो भाई हम तो जैसे ही 1 अगस्त को मैंने चेक काटा, तुरंत ही लिख दिया कि भाई हमने 5,000 रुपये का चेक मोहन को दिया। क्यों तुरंत क्यों लिख दिया? क्योंकि सर हम भूल सकते हैं, अगर हम तुरंत नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए तुरंत लिख देते कि भाई 5,000 रुपये दे दिए। जबकि बैंक में ऐसा नहीं हुआ। बैंक में क्या हुआ? बैंक में जब 15 तारीख को ये जाकर के चेक जमा करेगा, तब जाकर के उसके आपके खाते से पैसा जाएगा और उस कस्टमर के खाते में पैसा पहुंचेगा। तो यानी यहाँ ये जो एंट्री आज 1 तारीख को दिख रही है, 1 अगस्त को, ये एंट्री यहाँ पर 15 अगस्त को दिखेगी। अब सोचो, अगर तुम 1 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त के बीच में कभी भी चेक करोगे तो तुम्हें पक्का है कि 5,000 रुपये का डिफरेंस तुम्हारी कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ पर 5,000 रुपये कम दिखेगा, यहाँ 5,000 रुपये हटा नहीं है तो ज़्यादा दिखेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सोचो यहाँ पर मान लो बैलेंस यहाँ पर 15,000 रुपये दिख रहा है, तो यहाँ पर 20,000 रुपये दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5,000 रुपये जा चुके हैं। यहाँ बैलेंस कितना दिखा रहा है? 15,000, और यहाँ 20,000 दिखाएगा। अब आप सोचो कि ऐसा क्या हो गया भाई, मेरे कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस क्यों आ गया? तो कारण है टाइम लैग का। क्लियर हो गई बात? यहीं पर ही बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जैसे ही हम ट्रेडर कोई चीज़ डिपॉजिट या विड्रॉल करता है, तुरंत ही उसको अपनी कैश बुक में एंट्री मार देता है। आप चेक दोगे या चेक रिसीव करोगे, पैसा आएगा, चेक आएगा तो भी और चेक जाएगा तो भी आप तुरंत एंट्री मार दोगे कैश बुक में, ताकि भूलो नहीं। जबकि पासबुक में ऐसा नहीं होता है। द बैंक हाउएवर रिकॉर्ड्स दीज ऑन द डेट ऑफ क्लियरिंग ऑफ द चेक। बैंक क्या करता है, इन चीज़ों को उस डेट पे रिकॉर्ड करेगा जिस डेट पर क्लियरिंग हो जाती है, जिस डेट को एक्चुअल में पैसा आता या जाता है। ऑन द डेट्स व्हेन द चेक्स आर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओवर द काउंटर आर थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग हाउस। मतलब कहने का, हम बैंक एंट्री कब करेगा? जब पैसा क्लियरिंग की वजह से हमारे खाते में आ चुका हो, या जब चेक को प्रेजेंट किया जाए पेमेंट के लिए काउंटर पर, चेक को प्रेजेंट किया जाए। जैसे मैंने कहा कि 1 अगस्त को हमने चेक इशू कर दिया और वो प्रेजेंट किया गया 15 अगस्त को पेमेंट के लिए। अब 15 अगस्त को जाकर के बैंक कहीं एंट्री दिखाता है, वही ये यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, Thus the dates of entries in the cash book and passbook may differ and balances shown by the cash book and passbook may not tally। अब इसका असर क्या होगा कि जो डेट्स होंगी वो अलग होंगी। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमने कैश बुक में 5,000 रुपये की एंट्री 1 अगस्त को कर रखी है, जबकि पासबुक में वही एंट्री 15 अगस्त को 5,000 रुपये की रिफ्लेक्ट हो रही। तो एंट्री में डेट का डिफरेंस होगा, और डेट का डिफरेंस होने की वजह से वही कैशबुक और पासबुक का बैलेंस भी टैली नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। क्यों टैली करेगा भाई? क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये आपने 1 अगस्त को ही 5,000 रुपये दिखा दिया कि खाते से चले गए, जबकि यहाँ से 15 अगस्त को जा रहे हैं। तो 14 दिन का जो गैप है, उस दौरान बैलेंस में डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। अब एक एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, इसको समझते हैं। लेट अस सपोज दैट अ ट्रेडर रिसीव अ चेक ऑफ ₹80,000 फ्रॉम हिज कस्टमर। ठीक है, तो मान लीजिए आपने कोई बिजनेसमैन है, उसने चेक रिसीव किया 80,000 रुपीज़ का अपने कस्टमर से, जिसका अकाउंट PNB में है। ये चेक मिलता है 30 जून को, और वो इसे डिपॉजिट कर देता है अपने अकाउंट में, जो कि उसका SBI ब्रांच में है, ऑन द सेम डेट। 30 जून को चेक मिला, जिस कस्टमर से मिला उसने PNB का चेक काट के दिया, क्योंकि उसका अकाउंट PNB में है। उसको ले आए हम PNB का चेक और उठा करके अपनी SBI वाले अकाउंट में डाल दिया ट्रेडर ने, क्योंकि उसका खाता SBI में है, जो उसका कस्टमर है उसका खाता PNB में है। ठीक है, अब क्या होगा? द बैंक यानी SBI विल क्रेडिट द सेम टू हिज अकाउंट ओनली आफ्टर क्लियरेंस ऑफ द सेम फ्रॉम द बैंक यानी PNB से, ऑन विच द चेक इज ड्रॉन। तो भाई SBI आपके खाते में पैसा तभी क्रेडिट करेगा, बैलेंस तभी दिखाएगा जब उसको PNB से पैसा मिल जाएगा। जब तक PNB से पैसा नहीं मिल जाएगा, क्लियरिंग में क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक आपके खाते में वो क्रेडिट नहीं दिखाएगा, भले ही आपने जमा कर दिया है। आप बोले कि सर मैंने 15 अगस्त को पैसा चेक डाल दिया था, तो 15 अगस्त को अगर आपने मतलब चेक जमा कर दिया है, तो जरूरी नहीं है कि आपके खाते में जो क्रेडिट की एंट्री हो 15 अगस्त को ही आ जाए। हो सकता है 17 अगस्त को या 18 अगस्त को रिफ्लेक्ट करे। क्यों 2-3 दिन का गैप क्यों बन रहा है? क्योंकि भाई क्लियरिंग में समय लगेगा।
पहले SBI के अकाउंट में पैसा मतलब चेक जाएगा, SBI रिक्वेस्ट करेगा PNB से कि इस चेक को प्रोसेस करिए, फिर PNB वेरीफाई करके SBI के खाते में पैसे डालेगा और तब जाकर के आपके खाते में आएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। दिस प्रोसेस में टेक अबाउट 3 to 4 डेज। अब इस प्रक्रिया में 3 से 4 दिन लगते हैं, ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं अगर चेक आउट स्टेशन चेक है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, ऐसी कोई स्थिति है तो उस केस में ज़्यादा दिन भी 2-3 दिन से ज़्यादा भी लग सकता है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस अ ट्रेडर कैन नॉट इशू एनी चेक टू हिज सप्लायर और एनीवन एल्स अंटिल द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द हिज बैंक अकाउंट। अब इस सिचुएशन में सोचो तुम्हारे खाते में कोई बैलेंस नहीं है, तो जब तक ये 80,000 रुपये तुम्हारे खाते में क्रेडिट नहीं हो जाते हैं तब तक भाई आप किसी को चेक नहीं इशू कर सकते हैं, है ना। यू कैन नॉट इशू एनी चेक, किसी को भी, ना अपने सप्लायर को ना ही किसी और व्यक्ति को आप चेक इशू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब खाते में बैलेंस आया ही नहीं है तो पे कैसे करोगे, ठीक है। सिचुएशन ऐसी कि पैसा और है ही नहीं, सिर्फ 80,000 रुपये आए तब उसी से पेमेंट जानी है, ओके। तो आप किसी को चेक इशू करेंगे, कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। क्यों? क्योंकि अगर चेक इशू कर दोगे, पैसा खाते में आया नहीं होगा तो बाउंस मार जाएगा, उसके चार्जेज लगेंगे और आपके ऊपर केस भी हो सकता है, काइंड ऑफ दैट। तो उस चीज़ को बचने के लिए हमें ये जरूरी हो जाता है हमारे लिए ये जानना कि हमारे एक्चुअली खाते में बैंक बैलेंस में है कितना पैसा, है ना। हमें ये पता होना चाहिए भाई कि हमारे बैंक बैलेंस में कितना है। अगर बैंक बैलेंस में पैसे नहीं है, बैंक में बैलेंस नहीं है, तो हम चेक नहीं काट सकते हैं। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू रिकंसाइल द बैलेंस शोन एज पर द कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर द पासबुक। तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम ये रिकंसाइल करें, ये जानने का प्रयास करें कि हमारे कैश बुक में जो बैलेंस है और जो पासबुक में बैलेंस है वो ठीक है, मैच है, नहीं मैच है, ये सारी चीज़ें नेसेसरी हो जाती हैं। या हमारे खाते में कितना बैलेंस है ये हमें जान लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये बातें हमने कर ली। तो मैंने बताया आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आता है उसी को रिकंसाइल करने के लिए, उसी को मैनेज करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, सिंपल। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमने ये देखा कि कैश बुक में तो एंट्री तुरंत हो गई लेकिन पासबुक में एंट्री तुरंत नहीं होती है। इस वजह से एक बैलेंस में डिफरेंस खड़ा हो जाता है, इसलिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन करने की जरूरत होती है। बाकायदा एग्जाम्पल भी आपको दिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक, तो देखो भाई ये मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, तो इसमें इस लेक्चर में ये इररिलेवेंट है, मैं इसको डिटेल में नहीं करवाऊंगा। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक, इन द कैश बुक अलॉन्ग विद द कैश कॉलम अनदर कॉलम अंडर द नेम बैंक इज एडेड टू द अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस थ्रू द बैंक अकाउंट। तो होता क्या है, जो हमारी कैश बुक बनती है फ्रेंड्स, वहां पर देखो कैश का कॉलम तो होता ही है, साथ ही साथ में एक बैंक का कॉलम भी ले लिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई देखो 2 कॉलम कैश बुक जब हम बनाते थे उसमें एक कैश और एक बैंक लेते ही थे, ठीक है। ध्यान भी रखिएगा जो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का है, जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमारे इस कैश कॉलम का कोई मतलब नहीं है। हमारा जो काम होगा वो इस बैंक कॉलम से ही होगा, यानी कि इस बैंक कॉलम का बैलेंस मान लो 5,000 रुपये है और हमारी पासबुक में अगर 5,000 रुपये दिख रहा है तो हमारे मैचिंग के लिए यही दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। कैश बुक में मान लो कैश कॉलम में 1 लाख रुपए दिखा रहा है, हमारे किसी काम का नहीं है ये 1 लाख रुपए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि हमने खाता मतलब हमने पैसा बैंक में जमा किया है तो एक बैंक की पासबुक हो गई, और दूसरा जो हमने पैसा बैंक में जमा किया उसी के पैरेलल में हमने अपने बैंक वाले कॉलम में एंट्री भी कर ली है। तो हमारे लिए दोनों यही कॉमन होते हैं, यही मायने रखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताया गया है आपको कि एक 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करिए इन ट्रांजैक्शन के आधार पर जिसमें कैश और बैंक का कॉलम हो, ठीक है। अब देखो फ्रेंड मैंने आपको बहुत सारे जो है वो करवाए हुए हैं, कैश बुक अच्छे से करवा रखी है, तो इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप खुद जो है वीडियो रोकिए और कैश बुक प्रिपेयर करिए अपनी, ओके। देखो ओपनिंग बैलेंस कैश का 2 लाख रुपए है 1 अप्रैल को, बैंक का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपए है, उसके बाद में 10,000 रुपये का कैश डिपॉजिट किया गया है बैंक में, और चेक इशू किया गया है 15,000 रुपये का सैलरी के लिए 3 तारीख को, और एक डिपॉजिट हुआ है चेक 20,000 रुपये का जो कि ए से रिसीव हुआ था। ये इन सब के लिए हमें कैश बुक प्रिपेयर करनी है। डबल कॉलम कैश बुक होगी तो कर लोगे मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पर डेट लेना, पर्टिकुलर्स लेना, कैश और बैंक। सिमिलरली यहाँ पर अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, कैश एंड बैंक, ठीक है। इसी सेम मैनर में आप अपना इसको प्रिपेयर कर सकते हैं।
अब यहाँ पर बैलेंस दिखाया गया है, ओपनिंग बैलेंस, इधर का अपना डेबिट साइड हो जाएगा, इधर का अपना क्रेडिट साइड हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस अगर दिखा रहा है कैश का 2 लाख रुपए सिंपल लिखा हुआ है, तो हमारा कैश का यहाँ पर 2 लाख दिखा दीजिए। डेबिट साइड में क्यों दिखाएंगे क्योंकि डेबिट द रिसीवर या डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत इधर ही लिखेंगे 2 लाख। 3 लाख रुपए बैंक में बैलेंस है तो यहाँ पर 3 लाख रुपए दीजिए, ठीक है, ये लिख देंगे। 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए गए हैं तो इसकी कंट्रा एंट्री होगी, आपको भी पता है ना, कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है तो कंट्रा एंट्री करेंगे। एक 15,000 रुपये का चेक इशू किया गया है तो पेमेंट की जा रही है, ठीक है, पैसा जा रहा है, इधर के साइड में एंट्री कर देंगे इस 15,000 की। 10,000 रुपये जो डिपॉजिट किया उसकी दोनों तरफ एंट्री होगी। और एक 20,000 रुपये का चेक रिसीव हुआ है ए से रिसीव हुआ है, इसका मतलब 20,000 रुपये हमारे पास आने हैं तो उसकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। मैं ये आपको करवा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारे जो है 5-6 लेक्चर कम से कम किए हुए हैं कैश बुक पर, तो यहाँ पर दोबारा मैं वो चीज़ों को बताऊँ तो कोई बहुत मतलब निकल नहीं रहा है, ठीक है, तो आप कर लेंगे, ठीक है। ये बातें हम पहले से ही जानते हैं कि कैश अकाउंट में प्रिंसिपल क्या लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये मैंने करवाया है जब आपको कैश बुक वहाँ पर करवाया हुआ है। साथ ही साथ में जो हमारा बैंक अकाउंट है उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगता है, कैश बुक में अगर जो बैंक अकाउंट है या बैंक कॉलम है उसके लिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो व्हेनेवर एनी कैश आर चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, जब भी कोई कैश या चेक डिपॉजिट होता है बैंक में तो उसे डेबिट एंट्री बनाई जाती है कैश बुक में। और जब भी कैश विड्रॉ किया जाता है या कोई चेक इशू किया जाता है, इशू करने मतलब चेक हमारे खाते से पैसे जा रहे हैं, ठीक है, चेक डिपॉजिट हो मतलब हमारे पास पैसे आए, कैश डिपॉजिट हो मतलब हमारे पास पैसे आए। तो अगर आता है तो डेबिट की एंट्री करेंगे, अगर जाता है विड्रॉल होता है तो क्रेडिट साइड में एंट्री हम कर देते हैं, ठीक है। सारी बातें हम कैश बुक में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा है तो वहाँ पढ़िए इसको, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स जो है उसकी एंट्री, जो हमारा चेकबुक कैश बुक वाला पूरा फंडा था फ्रेंड्स, ठीक है, ये उसकी एंट्री है। देखिए यहाँ पर वही हुआ जो मैंने आपको बताया था, 2 ओपनिंग बैलेंस 2 लाख और 3 लाख रुपए कैश और बैंक में हो गया। उसके बाद में जो कैश डिपॉजिट हुआ था उसकी एक एंट्री 10,000 रुपये की इधर और कंट्रा एंट्री 10,000 रुपये की इधर। फिर उसके बाद में एक सैलरी का चेक इशू हुआ था, पेमेंट है तो क्रेडिट साइड में 15,000 रुपये, और एक चेक ए से जो मिला था उससे 20,000 रुपये आने वाले हैं तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में कर दी, ठीक है। उसके बाद में सारा जोड़ डालिए, यहाँ पर 2 लाख आ रहा है जोड़ने पर, यहाँ 3,30,000 आ रहा है। यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो इधर भी अब 2 लाख रुपए और 3,30,000 आने चाहिए, लेकिन जब हम ये जोड़ते हैं तो पता चलता है हमारा कि ये टोटल जो अगर ये हम जोड़ें ऊपर का फ्रेंड्स जो है ऊपर का तो केवल 10,000 रुपये जोड़ करके आ रहा है, और अगर यहाँ का जोड़ें ऊपर का तो सिर्फ 15,000 आ रहा है, ठीक, 10,000 और 15,000 रुपये जोड़ने पर आ रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 लाख होना चाहिए तो इसका मतलब एक क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे, बाई क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग बैलेंस CD, तो 1,90,000 बचेगा क्योंकि 10,000 रुपये खर्च हो चुका है, 2 लाख रुपए थे, 10 खर्चा हुए तो 1,90 बचा। इसी तरीके से बैंक में हमारे 3,30 थे, 15 खर्चा हो गया तो 3,15 बचे। कितना बचा, 3,15,000 रुपये हमारे बच गए, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया था कि ये बैलेंस डेबिट का है कि क्रेडिट का, तो जिधर ज़्यादा हैवी रहता है उधर का बैलेंस होता है, इधर हैवी है, लिखा उल्टी साइड जाता है लेकिन वो बैलेंस डेबिट का है। तो हमारे कैश का 1,90,000 का डेबिट बैलेंस है और बैंक में 3,15,000 रुपये का हमारा डेबिट का बैलेंस है, किसमें, कैश बुक के हिसाब से, ठीक है। फिर अगेन मैंने बताया था कि हमारे लिए कैश बुक के ये मायने नहीं रखता, हमारे लिए बैलेंस मायने रखता है कि हमारे बैंक कॉलम में क्या बैलेंस है। तो हमारे बैंक कॉलम में 3,15,000 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गए, ये सारा कुछ मैं करवा चुका हूँ फ्रेंड्स, ये कुछ नया नहीं है। आप एक बार बैठो आराम से खुद से दिमाग लगा करके करो, हर चीज़ का जस्टिफिकेशन दे दे करके मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। डेबिट बैलेंस 1,90,000 रुपये का है कैश में और 3,15,000 रुपये का है बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब जो ये एंट्रियाँ हुई हैं इन्हीं एंट्रियों को बैंक में भी मेंटेन किया जाता है। जो फ्रेंड्स ये एंट्रीज हुई हैं इनकी बैंक में भी एंट्री होती है। नाउ लेट अस सी हाउ बैंक अकाउंट्स फॉर आवर ट्रांजेक्शन, जो हमारी ट्रांजेक्शन उसके लिए बैंक कैसे एंट्रियाँ मेंटेन करता है। तो बैंक इज ए बिजनेस एंटिटी, बैंक एक बिजनेस एंटिटी होती है। एंड जस्ट एज वी मेंटेन अकाउंट बुक्स, तो जैसे हम अकाउंट की बुक मेंटेन करते हैं वैसे ही बैंक भी मेंटेन करता है हमारे लिए बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी, ठीक है। इसके लिए बैंक क्या करता है, बैंक ओपन्स एन अकाउंट इन द नेम ऑफ आवर फर्म इन इट्स लीजर, अपने लेजर में हमारे फर्म के नाम का एक बैंक अकाउंट ओपन कर लेता है। और जब भी कोई ट्रांजेक्शन की जाती है हमारे द्वारा तो उससे उस अकाउंट में एंट्री कर दी जाती है, हमारा अकाउंट प्रभावित हो जाता है। पीरियोडिकली बैंक इशू करता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसे हम पासबुक भी कहते हैं, ठीक है। तो कई बार बैंक स्टेटमेंट बोल देंगे, कई बार पासबुक बोल देंगे, सब कुछ सेम ही है, ठीक है।
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने ट्रांजेक्शन्स करी थी, अपनी जो फर्म वाली अभी ट्रांजेक्शन्स हुई थी, वो अगर कैश मतलब पासबुक में लिखी जाए तो कैसे लिखी जाएगी। जो अभी हमने कैश बुक मेंटेन किया था उसी कैश बुक को पासबुक में कैसे एंट्री करेगा बैंक। ओके, तो लेट अस सी हाउ द ट्रांजेक्शन मेंशन्ड अबव व्हिच अफेक्टेड आवर कैश बुक इन ऑफ आवर फर्म आर रिप्रेजेंटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट आएगा तो बैंक आपको देगा कि भाई देखो 1 अप्रैल होगा, ये 1 अप्रैल को ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना किया गया, 3 लाख रुपीज़। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि बैंक को सिर्फ बैंक कॉलम से कंसर्न था तो इसलिए 3 लाख का बैलेंस दिखाया। ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था कि कैश में भी कैश का बैलेंस 2 लाख रुपए है, पर यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। बैंक के लिए तुम्हारे कैश से उसको क्या लेना देना, तुम रखे रहो, जो बैंक कॉलम में डालोगे वही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो बैंक बैलेंस हमने दिखाया था 3 लाख रुपीज़ का। फिर हमने कैश डिपॉजिट किया था 10,000 रुपये, तो हमारे पास बैलेंस हो गया 3,10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये डिपॉजिट किया तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। जो पैसा आता है तो उसे क्रेडिट में और जो जाता है उसे डेबिट में दिखाते हैं। इसी तरीके सैलरी पे की गई चेक के द्वारा तो 15,000 रुपये चले गए तो ये डेबिट साइड में जाएगा। तो 3,10,000 से 15,000 रुपये घट गए, 2,95,000 रुपये गए। फिर उसके बाद में एक चेक जमा किया था जो ए से मिला हुआ था 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये उसके पास हमारे पास क्रेडिट हो गए, तो हमारे पास 3,15,000 रुपये का बैलेंस आ गया। देखो कैश बुक में भी हमारे बैंक कॉलम में 3,15,000 का बैलेंस था और यहाँ पर भी 3,15,000 रुपये का ही बैलेंस है। 3,15,000 वहाँ पर भी और 3,15,000 रुपये यहाँ पर भी बैलेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हम दिखाते हैं आपको इस बात को। देखो जैसे ये तो डिपॉजिट 2 तारीख को हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 अप्रैल को बैलेंस 3 लाख था, फिर 10,000 रुपये डिपॉजिट किया 2 तारीख को। देखिए यहाँ पर तो 1 तारीख को हमारा बैलेंस 3 लाख रुपये और 2 तारीख को हमने कैश डिपॉजिट किया 10,000, तो दोनों डेट सेम है। फिर हमने क्या किया था, एक जो है सैलरी का चेक इशू किया था 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को हमने एक सैलरी का चेक इशू किया था। आप यहाँ पर देखिए सैलरी वाला जो चेक पेड है वो 6 अप्रैल को है। डिफरेंस देखा आपने, देखिए सैलरी वाला जो चेक हमने इशू किया था उसकी डेट यहाँ पर क्या है, ये 3 अप्रैल को हमने कैश बुक में दिखा दिया कि हमने सैलरी का चेक पे कर दिया है, और जबकि हमारे पासबुक में वो 6 अप्रैल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से ए से जो हमें चेक मिला था वो कितनी तारीख को, 4 अप्रैल को है, और यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर 7 अप्रैल को है। यहाँ पर जो पैसा आया वो 7 अप्रैल को आया है। तो बस यही इतना डिफरेंस क्रिएट होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, केवल डेट का डिफरेंस है फ्रेंड्स, बाकी जो एंट्री वहाँ पर है वही सेम एंट्रीज यहाँ पर है, लेकिन डेट बदल जाती है। क्यों, कारण मैंने आपको बताया कि भाई चेक आया तुरंत नहीं पे होता। 4 तारीख को तुमने जमा किया, पेमेंट जा करके 6 तारीख को हो पा रही है इस वजह से। ठीक है, तो इट मे बी सीन दैट ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द बैंक इन आवर कैश बुक, हमारी कैश बुक में जितनी भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, बैंक वाले कॉलम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं कैश बुक की, वो सभी की सभी रिफ्लेक्ट होती हैं बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक में, वो सारी की सारी दिखेंगी। ठीक है, जितनी भी एंट्री थी, देखिए ये हमारा 1 2 3 नहीं सॉरी 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन है यहाँ पर हमारे बैंक स्टेटमेंट में, और यहाँ पर भी आप देखेंगे बैंक वाले में तो आपको 4 ही मिलेंगे बैलेंस, 1 2 1 ये 3 और 1 ये 4 एंट्री यहाँ पर भी मिलेंगी। तो बैंक कॉलम की जितनी भी एंट्रियाँ हैं वो पासबुक में आपको दिखाई देती हैं। बस एक डिफरेंस होता है कि डेट्स ऑफ सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू चेक आर डिफरेंट, लेकिन जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी जो डेट्स होती हैं चेक से रिलेटेड वो डिफरेंट होती हैं। उसके पीछे कारण यही है कि पैसा थोड़ा आगे पीछे प्रोसेस होता है। सो देयर इज ए डायरेक्ट को रिलेशन बिटवीन आवर कैश बुक एंड पासबुक। तो हम कह सकते हैं भाई जो कैश बुक में दिख रहा है वही पासबुक में दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप है। तो अगर हम 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो वी डेबिट द बैंक कॉलम ऑफ आवर कैश बुक। देखिए तो जब हम 10,000 रुपये बैंक में जमा करेंगे, ठीक है, तो हम कैश बुक में उसकी एंट्री क्या करेंगे, डेबिट इधर है क्रेडिट इधर है। हमने 10,000 रुपये अपने बैंक में जमा किया, वी डिपॉजिट 10,000 इन द बैंक अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो चूंकि बैंक को पैसा रिसीव हो रहा है तो इसलिए डेबिट द रिसीवर के तहत हम डेबिट साइड में एक जो है 10,000 रुपये की एंट्री यहाँ डेबिट साइड में बना देते हैं। ठीक है, बट फॉर द बैंक वी बिकम द क्रेडिटर। तो हमारी जो 10,000 रुपये की एंट्री है वो डेबिट साइड में चली गई 10,000 रुपये जमा करने की वजह से। ठीक है, डेबिट साइड में, और जब बैंक के पास गए तो हम बैंक को 10,000 रुपये अगर दे आए तो हम क्रेडिटर बन गए, यानी हमने बैंक, देखो तुम्हारे सेविंग अकाउंट में अगर मान लो 50,000 रुपये हैं, ठीक है, तो यूँ समझ लो कि तुमने 50,000 रुपये बैंक को दे रखा है, बैंक तुम्हारा रेडी है,
बैंक तुम्हारा उधार है एक तरीके से। ओके, तो हम क्या बन गए, क्रेडिटर बन जाते हैं। एंड अकाउंटिंग एंट्री जो बैंक द्वारा पोस्ट की जाती है वो क्या करता है, बैंक क्या करेगा, कैश अकाउंट को डेबिट करेगा 10,000 से और ABC के अकाउंट को 10,000 रुपये से क्रेडिट कर देता है। ठीक है, यानी बैंक में जो एंट्री बनेगी उसमें भी डेबिट और क्रेडिट दोनों होगा। तो डेबिट क्या करेगा, कैश अकाउंट को, क्यों, क्योंकि बैंक को कैश मिला है। और क्रेडिट क्या करेगा, ये है ना, टू कैश अकाउंट, यहाँ पर डेबिट लिखेंगे एंड किसकी वजह से, टू हमारा ABC के अकाउंट में क्रेडिट दिखा देंगे 10,000 रुपये की। ये 10,000 से डेबिट होगा, 10,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि हमने जब पैसे डिपॉजिट किए तो हमारी कैश बुक में एक डेबिट की एंट्री बनी और पासबुक में एक क्रेडिट की एंट्री बनी, यानी कि जो डेबिट साइड में वहाँ हुआ यहाँ पर क्रेडिट साइड में होता है। सो इन द पासबुक दिस अमाउंट 10,000 विल बी रिफ्लेक्टेड एज क्रेडिट एंट्री। तो पासबुक में ये क्रेडिट एंट्री के तौर पर दिखाई देगा। थोड़ा लग रहा होगा कि सर ऊपर ऊपर से जा रहा है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन परेशान मत होइए, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही समझाते हुए मैं चल ही रहा हूँ। एक्चुअली ज़्यादा ब्रॉड में हम अगले लेक्चर में लेंगे, जब आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तो ही ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होती हैं। अभी बस थ्योरी बन रही, तो थोड़ा थ्योरी समझते हुए चलिए। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको दोबारा मैं नहीं बताने वाला, सब समझाऊंगा, नॉट टू वरी। ठीक है, लेकिन जब एक एक्चुअल एग्जाम्पल लेंगे तब। ठीक है, दस द कैश बुक एंड द पासबुक कैन बी कॉल्ड एज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो हम कैश बुक को और पासबुक को मिरर इमेज कह सकते हैं एक दूसरे की, जहां पर हमारी कैश बुक की डेबिट एंट्री हमारे पासबुक में क्रेडिट एंट्री के तौर पर दिखाई जाती है और अमाउंट सेम रहता है। और सिमिलरली, ठीक है, मिरर इमेज होती है, बशर्ते क्या होगा कि कैश बुक की जो डेबिट एंट्री होगी वो फ्रेंड्स पासबुक की क्रेडिट एंट्री होगी। सिमिलरली कैश बुक की जो क्रेडिट एंट्री होगी वो पासबुक की डेबिट एंट्री शो की जाती है। ठीक है, बस यही सब है। सिमिलरली क्रेडिट एंट्री इन आवर कैश बुक इज शोन एज डेबिट एंट्री इन द पासबुक बट द अमाउंट इज सेम। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो क्रेडिट एंट्री होगी हमारी कैश बुक की वो डेबिट एंट्री के तौर पर पासबुक में दिखाई जाती है, अमाउंट भी सेम ही रहता है। ठीक है, तो इस बात का जवाब यही है। अगला सवाल ही इन्होंने पूछा कि जो पासबुक होती है वो क्या मिरर इमेज होती है कैश बुक की। यस, वी कैन से पासबुक कैश बुक की मिरर इमेज होती है। बस एक डिफरेंस होता है कि डेट नहीं मैच करती हैं, सिर्फ डेट नहीं मैच करती, सिर्फ डेट नहीं मैच करती, बाकी सब कुछ मैच करता है। यस, तो ये इट इज मिरर इमेज। यस, समटाइम्स सम ऑफ द एंट्रीज इन आवर कैश बुक आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द पासबुक आर रिफ्लेक्टेड विद द डिले एंड वाइस वर्सा। कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ एंट्री होती है जो कैश बुक में तो दिखती हैं लेकिन पासबुक में या तो नहीं दिखती हैं या देर से दिखती हैं। जस्ट उल्टा भी सही है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एंट्री पासबुक में दिखती हैं, कैश बुक में नहीं दिखती या फिर देर से दिखाई देती हैं। जैसे एग्जाम्पल, व्हेन ए चेक इज इशूड बाई अस आर अ चेक ड्रॉन बाई अस। अगर हमने कोई चेक इशू किया है, यानी हम किसी को मान लो 50,000 रुपये की पेमेंट करना चाहते हैं, या चेक हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉन बाई अस, इसका मतलब हम किसी को 50,000 रुपये पे करना चाहते हैं, यानी हम कोई मेक द पेमेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये कैश बुक है, इधर डेबिट साइड है, इधर क्रेडिट साइड है, ये कैश बुक है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर है चूंकि बैंक 50,000 रुपये दे रहा है तो क्रेडिट के साइड में एंट्री कर देते 50,000 रुपये के, तो बी क्रेडिट द अमाउंट इन बैंक कॉलम ऑफ आवर कैश बुक इमीडिएटली बट इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पासबुक ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंटेड एंड बैंक पेज इट। है ना, पासबुक में कब दिखाई देगा, जब उस चेक को कस्टमर ले जा करके बैंक में दिखाएगा, जमा करेगा और बैंक उसकी पेमेंट कर दे तभी दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, बदले में क्रेडिट की एंट्री तुरंत ही बना देते हैं। जैसे ही हम चेक इशू करते हैं, ये चेक हमारे द्वारा ड्रॉ किया जाता है। चेक इशू करना, चेक ड्रॉ करना आपको समझना पड़ेगा। जब VRS में क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा, चेक इशू करना या चेक ड्रॉ करना हमारे द्वारा, इसका मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसी को पैसे पे करना चाहते हैं, तभी तो हम चेक इशू करेंगे। अगर हमें पेमेंट मिलनी है तो कोई हमारे लिए चेक इशू करेगा, कोई और चेक इशू करेगा, हम उसे रिसीव करेंगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ड्रॉ करने का मतलब हम किसी को पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में सिमिलरली अगर कोई चेक डिपॉजिट होता है, देखिए व्हेन अ चेक इज डिपॉजिटेड, बोला जाए कि एक चेक डिपॉजिट किया गया है या एक चेक रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब हम पेमेंट रिसीव करने वाले हैं। अब हमें मान लो 10,000 रुपये मिलने वाले हैं, 10,000 रुपये हमें रिसीव होने वाले, मेरे खाते में आने वाले हैं, तो उस केस में हम डेबिट कर देते हैं अपनी कैश बुक को। उस केस में हम डेबिट कर देते हैं अपनी कैश बुक को। अगेन डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चूंकि हमें पैसा मिलने वाला है तो डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट साइड में हम 10,000 रुपये की एंट्री कर देते हैं। 10,000 की एंट्री
ठीक है। तो डेबिट कर देते हैं अपने अकाउंट को। क्यों डेबिट कर रहे हैं, कारण भी बता रहा हूं। और ये एंट्री जो है लेकिन पासबुक में तभी दिखाई देगी जब अमाउंट हमें एक्चुअल में हमारे अकाउंट में रिसीव हो जाता है क्लियरिंग या कलेक्शन के बाद में। अगर कहा जाए कि अमाउंट कलेक्ट की गई है, कलेक्ट किया गया तो मतलब पैसा आया हुआ है, पैसा आया हुआ है, ठीक है। आल्सो बैंक चार्जेज इंटरेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पासबुक बट विल नॉट बी सीन इन द कैश बुक एज वी वर नॉट अवेयर ऑफ दीज एंट्रीज बाय द बैंक। इसके अलावा इन्होंने कहा कि बैंक के द्वारा जो चार्ज काटा जाता है, बैंक जो इंटरेस्ट जो है आपसे डिडक्ट मतलब इंटरेस्ट आपसे ले लेगा या आपको इंटरेस्ट दे देगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, एफडी है, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। अगर आपका लोन अकाउंट है, आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, तो बैंक पैसे आपसे लेगा, ठीक है। तो वो आपके पासबुक में तो एंट्री हो जाएगी लेकिन आपको नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि भाई पासबुक का जब तक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं आता है, हमारे पास में पासबुक नहीं आती है, स्टेटमेंट नहीं आता, तब तक हमें पता ही नहीं कि बैंक ने पैसे काट रखे हैं। तो ऐसे में पासबुक में तो एंट्री है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। सो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से द पासबुक इज ए मिरर इमेज ऑफ द कैश बुक ओनली इन द सेंस, मतलब पासबुक कैश बुक की मिरर इमेज है, लेकिन किस सेंस में? इस सेंस में कि जो क्रेडिट एंट्री होती है कैश बुक की वो रिफ्लेक्ट होती है डेबिट एंट्री पासबुक में। जो कैश बुक की क्रेडिट एंट्री है वो पासबुक की डेबिट एंट्री होती हैं, और जो डेबिट एंट्रीज हैं कैश बुक की वो क्रेडिट एंट्री के तौर पर दिखाई जाती हैं पासबुक में। जिसका मतलब जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, और जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा वो पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा या ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा। देखो हियर इज द कैश बुक, हियर इज द पासबुक, ठीक है। पासबुक में कैश बुक में जो डेबिट एंट्री होगी वो कैश बुक में जो डेबिट एंट्री होगी वो पासबुक में क्रेडिट एंट्री होगी। कैश बुक में जो क्रेडिट की एंट्री होगी वही सेम एंट्री पासबुक में डेबिट की एंट्री के तौर पर दिखाई देगी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मान लो कैश बुक में हमारा बैलेंस डेबिट में है तो पासबुक में हमारा बैलेंस क्रेडिट में होगा। अगर हमारा कैश बुक में बैलेंस जो है क्रेडिट में है तो हमारा पासबुक में भी बैलेंस जो है उसका उल्टा यानी डेबिट में दिखाई देगा। यही बात यहाँ पर घुमा टहला करके लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक होगा। तो अब सवाल ये है कि किन किन वजहों से कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट होता है। वाई पासबुक एंड कैशबुक आर बीइंग डिफरेंट, ठीक है। तो इनको 3 हेडिंग में ग्रुप कर सकते हैं। पहला एरर हो सकती है, देयर मे बी एरर। अगर एरर हो गई भाई तो उसकी वजह से जो है मतलब डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो देयर कैन बी एरर इन द पासबुक एंड द कैश बुक। कैश बुक में भी एरर हो सकती है, पासबुक में भी एरर हो सकती है। While recording the entries, our banker or accountant might make some error, such as undercasting, overcasting, recording entry in cash or discount column, crediting or debiting the amount to the some other account and so on, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये हो सकता है कि बैंकर अकाउंटेंट जब एंट्री कर रहा हो तो वो एरर कर दे, अंडरकास्टिंग कर दे। अंडरकास्टिंग मतलब हमें दिखाना था 500 रुपए की पेमेंट हुई है, हमने दिखा दी उसको 400 रुपए की पेमेंट, अंडरकास्टिंग कर दी। ओवरकास्टिंग, हमें दिखाना था कि 50 रुपए का पेमेंट हुई है, हमने उसको डबल जीरो जो है कर दिया, 500, गलती से एक जीरो और लग गया, ओवरकास्टिंग हो गई, ठीक है। या एंट्री को कैश कॉलम बैंक कॉलम में लिखना था, हमने उसको कैश कॉलम में लिख दिया, या उसको ले जाकर डिस्काउंट कॉलम में लिख दिया, ठीक है। या क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं जो अमाउंट वो किसी और अमाउंट, मतलब डालना था पैसा आपके खाते में, XYZ के खाते में डाल दिया किसी और खाते में। तो इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। ड्यू टू दीज एरर्स द बैंक बैलेंस एंड द कैश बुक बैलेंस में नॉट टैली। अब इस एरर की वजह से दोनों मैच नहीं होते और यहाँ पर किसी न किसी की गलती होती है, या तो बैंकर ने मिस्टेक करी है या अकाउंटेंट ने गलती करी हुई है, इस वजह से बैलेंस दोनों के मैच नहीं हो रहे हैं। तो पहली वजह है एरर। दूसरी वजह होती है फ्रेंड जो है कि टाइमिंग का डिफरेंस, टाइमिंग की वजह से। तो जो टाइमिंग की वजह से होता है उसमें क्या आता है, एंट्रीज व्हिच डू नॉट रिक्वायर्ड चेंज इन द कैश बुक, यानी कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जिनकी वजह से हमें कैश बुक में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि हम कैश बुक में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, वो पासबुक में दिखाई देनी चाहिए, ठीक है, इसी वजह से। तो उसमें पहला आता है क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया, सोचो कि हमने 5000 रुपये का एक चेक इशू किया, ठीक है, इशू किया मतलब हम पेमेंट करेंगे, वी आर मेकिंग द पेमेंट। अब कैश बुक में हमने क्या किया, तुरंत ही
कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तुरंत ही डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, चूंकि पैसा दिया जा रहा है तो क्रेडिट द गिवर तहत हम क्रेडिट साइड में 5,000 रुपये की एक एंट्री तुरंत ही मार देंगे। लेकिन जो चेक है वो इशू तो कर दिया गया, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया गया। आप भाई बैंक में अगर प्रेजेंट ही नहीं करोगे तो डेबिट और क्रेडिट, अब चूंकि इधर क्रेडिट साइड में तो इधर डेबिट साइड में एंट्री आनी चाहिए, लेकिन यहाँ एंट्री दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया गया है। यहाँ पर किसी की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर ना बैंकर ने गलती की है, ना क्लर्क ने कोई मिस्टेक की है कैश बुक बनाने में, यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनमें कैश बुक के अंदर में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कैश बुक में हमने जो 5,000 रुपये की एंट्री कर दी बस बहुत है, तो चेंज कहाँ होगा? पासबुक में कुछ दिन में दिखने लगेगा, पासबुक में कुछ दिन में दिखने लगेगा, लेकिन कैश बुक में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब सोचो कि अगर यहाँ गलती हो जाए, मान लो कि हमने 5,000 का चेक इशू किया है, ठीक है, और बंदे ने 500 रुपये दिखा दिए क्रेडिट में एंट्री, तो भाई ये जो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट में नहीं, ये एरर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एरर, मिस्टेक कर दिया आपने, 5,000 को 500 रुपये दिखा दिए, तो ये एक मिस्टेक है। मिस्टेक में किसी न किसी की गलती होती है। ठीक है, तो अगर सब कुछ सही किया है आपने, यहाँ 5,000 रुपये की क्रेडिट की एंट्री दिखाई है, तो कैश बुक में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम लैग की वजह से ये डिले हो रहा है। तो चेक इशू किया गया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया, तो उस केस में ये सिचुएशन, थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो देखिए, या फिर आगे ही करते हैं ज़्यादा ठीक रहेगा, सब पूरा थीम बनानी पड़ेगी। ओके, फिर दूसरा केस है कि चेक डिपॉजिटेड बाय इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, यानी कि चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया लेकिन उसका पैसा अभी कलेक्ट नहीं किया गया, यानी पैसा अभी आया नहीं। तो चेक डिपॉजिट का मतलब हुआ कि हमारे खाते में पैसा आना है। चेक डिपॉजिट किया मतलब हमारे खाते में पैसा आना है। चेक इशूड का मतलब चेक हमने इशू कर दिया, कोई और पेमेंट ले जाएगा, हमारे खाते से पैसा कोई और ले जाएगा। चेक डिपॉजिट किया गया और पैसे कलेक्ट होने, इसका मतलब किसी और ने हमें चेक दिया था, उसको ले जाके मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, पैसे मेरे पास आने हैं। ठीक है, तो अगर पैसे आने हैं तो कैश बुक में क्या सिचुएशन बनेगी फ्रेंड्स? हियर इज द डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड होगा। ये जो मैं तस्वीरें बना रहा हूँ ये बहुत बार बनेगी, मतलब ये पूरा चैप्टर इन्हीं तस्वीरों के दम पर चलेगा ही, अभी आप देखोगे आगे चल करके। तो डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, मान लो हमने किसी को 5,000 रुपये की पेमेंट, 5,000 रुपये का चेक मिला है जिसको हमने डिपॉजिट किया, 5,000 रुपये आने हैं, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। चूंकि पैसा रिसीव हो रहा है तो डेबिट द रिसीवर तहत एक 5,000 रुपये की एंट्री हम यहाँ पर डेबिट साइड में कर देंगे कैश बुक में। यहाँ तो कैश बुक में कर दी लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं होगी, इधर डेबिट है इधर क्रेडिट है। अब यहाँ डेबिट साइड में, तो यहाँ क्रेडिट साइड में एक एंट्री होनी चाहिए 5,000 रुपये की, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया है लेकिन पैसा अभी दूसरे बैंक से कलेक्ट होके आया नहीं, दूसरे बैंक से पैसा आया नहीं। जैसे पीएनबी और एसबीआई का एग्जांपल हमने दिया था वो हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ कोई एंट्री दिख नहीं रही है। अगर यहाँ एंट्री नहीं दिख रही तो क्या होगा? यहाँ पर हमारा बैलेंस कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा कि घटा हुआ होगा? बताइए, किसका बैलेंस ज़्यादा है, कैश बुक का कि पासबुक का? थोड़ा सोचिए, आगे जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। देखो बैलेंस किसका बढ़ा हुआ है? अब देखो ये हमारी है क्या? कैश बुक। कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है प्लस, आगे समझेंगे। बढ़ा हुआ बैलेंस है, यानी 5,000 रुपये कैश बुक में बढ़ गए, कैश बुक में प्लस 5,000 रुपये का बैलेंस है, और पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं तो पासबुक में जीरो बैलेंस है। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है। आगे समझ लेंगे, बीआरएस में यही समझना ही है एक्चुअली आपको। ओके, तो ये हो गया, ठीक है, यही सब है, टाइम लैग डिफरेंसेस एंड ऑल। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं कि देयर आर दीज टू एंट्रीज, कौन कौन सी? कि चेक हमने इशू किया पेमेंट के लिए लेकिन वो प्रेजेंट नहीं किया गया, तो एंट्री ए, और चेक डिपॉजिट किया गया लेकिन उसका पैसा नहीं आया, तो दीज टू एंट्रीज ए एंड बी। ऊपर जो हमने बात की, चेक हमने इशू किया लेकिन उसकी पेमेंट प्रेजेंट नहीं की गई, और चेक हमें मिला डिपॉजिट किया लेकिन पैसा नहीं आया, तो इन दोनों केसेस में दीज टू एंट्रीज विल अपीयर फर्स्ट इन द कैश बुक। ये पहले कहाँ प्रेजेंट होंगी? पहले कैश बुक में आएंगी और बाद में फिर वो पासबुक में जाएंगी, है ना। देखो हमने क्या कहा कि जैसे ही हम कोई चेक इशू करेंगे तुरंत ही उसकी एंट्री कैश बुक में कर देंगे, या कोई चेक हम रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री कैश बुक में हम तुरंत कर देंगे। क्यों? क्योंकि कैश बुक हमारे पास रखी हुई है और मैं भूल ना जाऊं कि मोहन ने मुझे 20,000 का चेक दिया, इसलिए कैश बुक में तुरंत एंट्री कर देता हूं। जब वो चेक लगता है, पैसे आते या जाते हैं, तब जाकर के पासबुक में एंट्री होती है। तो वही बोल रहा है कि पहले कैश बुक में एंट्री होगी एंड देन जाकर के पासबुक में एंट्री बाद में होती है इस केस में। ठीक है, अब आता है सबसे लास्ट का टॉपिक, किन ऐसी एंट्री जिनमें हमें कैश बुक में चेंजेस करने होंगे। ऐसी एंट्रीज जिनमें हमें कैश बुक में चेंजेस करने होंगे। तो देखो भाई, कैश बुक में हमें चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। कब? जब पासबुक में एंट्री पहले हो जाए।
और कैश बुक में बाद में हो, तो उन सभी केसेस में हमें कैश बुक में चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए किन किन केसेस में, तो देयर आर सर्टेन एंट्रीज दैट ओरिजिनेट इन द पासबुक फर्स्ट। कुछ ऐसी एंट्री होती है, बहुत सारी ऐसी एंट्री होती हैं जो सबसे पहले पासबुक में ओरिजिनेट होती है, पासबुक से शुरू होती हैं, ठीक है, और फ्रॉम पासबुक ट्रेडर इसको जो है अपनी कैश बुक में एंट्री क्रिएट करता है। जैसे उदाहरण के लिए बैंक चार्जेस, बैंक ने अपना चार्ज काट लिया, सोचो बैंक ने 200 रुपये आपके चार्जेस काट लिए, तो अगर चार्जेस उसने काट लिए तो पासबुक में तो एंट्री हो गई 200 रुपये कटने की, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कैश बुक में पैसा मेरा कट गया है, ठीक है। आजकल चलो नेट बैंकिंग वगैरह हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल जब आया था अकाउंटिंग सिस्टम, उस समय ये सब सिस्टम नहीं था। बैंक स्टेटमेंट आता था या पासबुक प्रिंट करवाई जाती थी, तब पता चलता था कि हाँ ये चार्जेस कट गए, उसकी एंट्री कैश बुक में अब करनी है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पासबुक में एंट्री हो चुकी है, लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। आपको सेविंग अकाउंट पर मान लो 5,000 रुपये का इंटरेस्ट बैंक ने दे दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। जब हमें पता चलेगा तो हम उठा करके कैश बुक में एक एंट्री मारेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, आपने कोई लोन ले रखा है, एक्स्ट्रा पैसे निकाल रखे हैं, उसमें उसका इंटरेस्ट बैंक काट लेगा, आपके खाते से डेबिट कर लेगा। अब उसकी एंट्री आप कैश बुक में कब करोगे? जब आपको पता चलेगा, स्टेटमेंट आएगा। अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आपने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है और उसके लिए बैंक कहीं से पैसे ला करके आपके खाते में डालता है, कलेक्ट करता है, पैसे आपके खाते में आते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वजह से, तो पैसे आ तो चुके हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है, ठीक है। अमाउंट पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इसी तरीके से आपने कोई SI म्यूचुअल फंड वगैरह की कर रखी है, LIC की कर रखी है, हर महीने 1,000 रुपये आपके खाते से कटते हैं, ठीक है, तो वो कट जा रहा है। अब बैंक क्या करता है, मान लो जो 25 से लेकर के 30 के बीच में कभी भी कट जाती है, तो आपको पता ही नहीं कि कटे हैं कि नहीं कटे हैं। तो जब स्टेटमेंट आएगा तभी आप जो है एंट्री कैश बुक में करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अमाउंट कलेक्टेड का मतलब पैसा आ रहा है, अमाउंट पेड का मतलब हमारे खाते से पैसा जा रहा है, ये नेसेसरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक मेड बाय द ट्रेडर कस्टमर, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कस्टमर आ करके सीधे हमारे खाते में ही जो है पैसा जमा करके चले जाते हैं। 50,000 रुपये आए और जमा करके चले गए, सर इनके खाते में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस केस में भी हमें पता नहीं होगा, भाई कस्टमर ने आकर के सीधे हमारे खाते में डाल दिया है, अकाउंट में डाल दिया है, पासबुक में एंट्री हो गई, कैश बुक में पता ही नहीं है, ठीक है। अगला है डिसऑनर ऑफ चेक। कई बार क्या होता है, हम चेक किसी से मिलता है, उसको डिपॉजिट करते हैं, बाद में पता चला उसके खाते में पैसे नहीं, डिसऑनर हो गया। तो अगर डिसऑनर हो जाता है उस केस में फ्रेंड्स जो है हमारा बैंक जो है डेबिट कर लेता है कस्टमर के अकाउंट को। हम इन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों को एक एग्जाम्पल के थ्रू BRS में बाकायदा देखेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अगला जो लेक्चर लाएंगे उसमें मैं डिटेल में इस बारे में चर्चा करूँगा। अभी मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू टाइप का दिया हुआ है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हाँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फंडा क्या है। जो भी थियरी आपकी बुक में दे रखी थी वो सारी की सारी यहाँ पर मैंने लगभग कवर करवा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे और फिर एक या दो एग्जाम्पल लेंगे पहले, ताकि जो है आपको BRS एक्चुअल में क्या है वो चीज़ समझ में आ सके। ओके, ठीक है, तो बस इसी पर ये लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।